मित्रों, आज मैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और आप देखेंगे कि जितने भी फैकल्टी हैं जो इस विषय पर इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित मटेरियल्स लेकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनके कंटेंट्स में वो बातें नहीं मिलेगी जो कि आवश्यक है। आज मैं आपके सामने में एक मास्टर सेंटेंस लेकर के आया हूं। मास्टर सेंटेंस का अर्थ ये है कि हिंदी में चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य हो, कितना भी बड़ा वाक्य क्यों नहीं हो, लेकिन उन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए या लिखने के लिए एक मास्टर सेंटेंस है। उस मास्टर सेंटेंस को जो एक स्ट्रक्चर है मैथ्स की तरह, वो समझना जरूरी है। और यदि हम उसे समझ लें और समझने के बाद जब हम जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा में, चाहे वो आपका क्षेत्रीय भाषा हो या हिंदी हो या वो अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा क्यों नहीं हो, किसी भी एक सेंटेंस से अधिक 9 प्रकार के वाक्य ही बन सकते हैं। और वो जो 9 प्रकार के वाक्य बनते हैं इसी मास्टर सेंटेंस से बनते हैं। और उस मास्टर सेंटेंस में हमें यह समझना है कि उस मास्टर सेंटेंस के कितने भाग हैं, कितने ग्रुप हैं, और वो प्रत्येक ग्रुप जो है वाक्य के अंदर में क्रम के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, इसको समझने की जरूरत है। और किसी का क्रम इसमें नहीं बदलेगा सिवाय जो पहला हेल्पिंग वर्ब है या मोडाल्स है, वही सिर्फ अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, वो भी सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। बाकी किसी भी जो वर्ड है या कि वो शब्द का समूह है, उसका स्थान कभी नहीं बदलता। तो हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम कि ये मैंने एक फिगर बनाया है और ये फिगर है जिसपे वर्ड जो है चारों तरफ राउंड करता है। सेंटेंस का जितना बड़ा ये हिस्सा होगा, बड़ा हिस्सा का मतलब यह है कि सेंटेंस जितना बड़ा होता चला जाएगा वो उतना राउंड मारेगा, इसी के आधार पर राउंड मारेगा। कैसे? जैसे सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे पहला स्थान है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है 1 नंबर पे। सब्जेक्ट के बाद दूसरा है, कौन आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये आएगा 2 नंबर पे। तीसरा है मेन वर्ब। वो भी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से आते हैं उसे हम फाइनाइट मेन वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा स्थान जो है मेन वर्ब का है। इज इट क्लियर टू यू? चौथा जो नंबर है, चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट।
और 5वें नंबर पे आता है वो है फ्रेज। अब हम इन एक एक चीजों को समझेंगे। सेंटेंस के अंदर में जो सामान्य वाक्य है उसमें पहले कौन आएगा? पहले आएगा 1 नंबर यानी सब्जेक्ट, फिर कौन आएगा 2 नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आएगा 3 नंबर यानी कि मेन वर्ब, उसके बाद कौन आएगा 4 नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर कौन आएगा फ्रेज 5 नंबर। और यदि यह सेंटेंस बड़ा होता है तो बड़ा होगा तो फ्रेज के बाद हम कोई न कोई सेंटेंस कनेक्टर, छठा पोजीशन किसका है? सेंटेंस कनेक्टर, जो सेंटेंस को जोड़ता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। और ये सेंटेंस कनेक्टर आप जितना चाहें उतना लगाकर उतना लंबा वाक्य आप बना सकते हैं। ये छठा नंबर है। इस सेंटेंस कनेक्टर का जितना सेंटेंस कनेक्टर लगाएंगे उतना बड़ा वाक्य होता चला जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन में ये बातें बताई गई हैं। बेशक फिगर के हिसाब से नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से है, तो चाहे तो उसको खोल लें और खोलने के बाद आगे मैं इन एक एक बातों का मैं चर्चा करने वाला हूं, उसको हम समझें। हालांकि इस सब के ऊपर में हमारे अलग वीडियो है कि सब्जेक्ट की जगह पे से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है कि नाउन वाक्य में कहां कहां आता है, प्रोनाउन वाक्य में कहां कहां आता है, एडजेक्टिव वाक्य में कहां कहां आता है, वर्ब वाक्य में कहां कहां आता है, एडवर्ब वाक्य में कहां कहां आता है, उसका प्रीपोजिशन वाक्य में कहां कहां आता है, क्या उसका जो है उसका स्वभाव है, क्या उसका नेचर है, क्या वो काम करता है और क्या काम कंजंक्शन करता है। क्योंकि याद रहे कि जितने भी कंजंक्शंस हैं वो निश्चित तौर पे सारे के सारे सेंटेंस कनेक्टर्स भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेंटेंस कनेक्टर्स कंजंक्शंस हो। याद रखिएगा कि जितने भी कंजंक्शंस हैं वो सब के सब सेंटेंस कनेक्टर हैं, लेकिन जितने सेंटेंस कनेक्टर हैं जरूरी नहीं है कि वो सब के सब क्या हो, कंजंक्शंस हो। तो मैं अब आपके सामने चर्चा करता हूं कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है। तो पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन, ए, बी, एडजेक्टिव प्लस नाउन, सी, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये 3 ही स्थितियां हैं सब्जेक्ट में। 3 स्थिति मतलब जैसे कि हम कहते हैं
ए बॉय इज डैश डैश डैश, ये बॉय हो गया, नाउन सब्जेक्ट है। वहीं पे हम लिखते हैं ए गुड बॉय, इज जो भी है कहना हमें, ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है और बॉय जो है ये नाउन है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, याद रखिए कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भक्त बड़ा होता है या भगवान बड़ा होता है, तो आपको याद रखना है कि भक्त ही भगवान बनाते हैं किसी को, इसलिए भक्त बड़े होते हैं। यानी जो तारीफ करते हैं, किसी की महत्ता को बढ़ाते हैं, तो जिसकी महत्ता को बढ़ाते हैं वो उससे ग्रेटर होते हैं, यानी उससे ज्यादा महान होते हैं। इसलिए वाक्य में जब स्थान की बात आएगी तो जो विशेषता बतलाने वाला है वो पहले आता है और वो जिसकी विशेषता बतलाता है वो बाद में आता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद एडवर्ब में है, जब उस सेक्शन में हम जाएंगे चर्चा करेंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। ये दूसरा हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन। तीसरा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो विशेषण की यानी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। जैसे ए वेरी गुड बॉय इज, उसके बाद वाक्य का बाकी हिस्सा। यहां वेरी जो है ये कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। किसकी विशेषता बतला रहा है? ये गुड का। तो वेरी क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब। गुड क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। और बॉय क्या हो गया? ये हो गया नाउन। इसके अतिरिक्त नाउन में कोई दूसरी संरचना होती ही नहीं है। चाहे तो ये संरचना होगी, अस्तित्व क्या कहते हैं उसकी, सब्जेक्ट की, या ये संरचना होगी या फिर ये संरचना होगी। और अगर कहीं पे नाउन की जगह पे कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब नहीं है। क्या है वो नाउन ही है। इज इट क्लियर? तो हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि सब्जेक्ट की जो बनता है वो तीन ही तरह से बनता है। चाहे तो अकेला नाउन सब्जेक्ट बनेगा, या एडजेक्टिव के बाद नाउन आकर के सब्जेक्ट बनेगा, या फिर एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन, ये भी सब्जेक्ट बनेगा। चौथा कोई तरीका है ही नहीं सब्जेक्ट बनने का। इज इट क्लियर? अब हम दूसरे जो पार्ट है, इसका दूसरा हिस्सा जो है, जो इसके बाद आता है सब्जेक्ट के, वो है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। या मोडाल्स भी ले सकते हैं आप, ये भी ऑक्सिलरीज में आता है। हालांकि इस विषय पर मेरा एक अलग से वीडियो आने वाला है कि हेल्पिंग वर्ब का कमाल, कि वो क्या क्या कमाल करता है हेल्पिंग वर्ब। उसमें आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में कितने अर्थ पैदा करता है, बस इतना याद रखना है आपको। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत आपको नहीं है, उसी पे बेस्ड आपको सेंटेंस बनाना है, जिसकी चर्चा हम एक स्पेशल वीडियो है इसके ऊपर में आने वाला है। वो है हेल्पिंग वर्ब के कमाल जो भी है, क्या क्या कमाल करता है। तो आप ये देखिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है कम से कम वाक्य में कितना आएगा? कम से कम ये 0 आएगा। यानी कोई हेल्पिंग वर्ब, 0 हेल्पिंग वर्ब
आएगा। कैसे? जैसे राम प्लेज क्रिकेट, क्या देखते हैं यहां पे? इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये जीरो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस है। ठीक है, ये पहला तरीका है, ए जीरो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा? मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब में वो भी निश्चित है कि तीन ही रूप है जो आएगा, जैसे कि यहां पे प्ले, प्लेस, प्लेड, ये तीन ही तरह के वर्ब हैं जो आ सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो।